हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे लेक्चर क्यों लेके आओ। दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें स्क्रीन पे ही आपको पढ़ाना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें आप लोग को बीच बीच में ऐसे ही आपको स्क्रीन पे लेके आएंगे, एंड जो चीज़ बोर्ड पे पढ़ाना पॉसिबल होता है वो हम लोग आपके लिए बोर्ड पे लेकर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ के लोगे एंड हमें सपोर्ट करोगे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के जो चारों लेक्चर थे वो हमने बोर्ड पे पढ़ाए थे, तो जरूर से आपने पिछला लेक्चर जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस का वीडियो बनाया था वो आपने देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हमारा आखिरी लेक्चर है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में पढ़ना है हमें, एंड वो जैसे ही खत्म हो जाएगा उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम चैप्टर नंबर 14 जो है आप लोग का, जो बहुत लोग का डिमांड आ रहा था, उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि कुछ ऐसे बीमारियां होती है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, यानी कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि कुछ डिसीज और डिसऑर्डर्स अकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर ही कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, या फिर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब हो जाता है कुछ चेंजेस होना, जैसे कि जो हमारे जीन्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो यही जो टाइप के बीमारियां होती हैं, यानी कि डिसऑर्डर्स जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अलावा जैसे हमने बोला कि क्रोमोसोम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो टाइप की बीमारियां यानी डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर्स एंड डिलीशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम में क्या हो सकता है, या तो क्रोमोसोम के नंबर्स बढ़ सकते हैं, जैसे 46 होते हैं हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करें, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 का 47 भी हो सकता है 46 का 45 भी हो जाए। यानी कि क्रोमोसोम्स अगर कम ज़्यादा हो गए तो भी आपको बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ क्रोमोसोम डिलीट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर एक पार्ट दूसरे पार्ट में मर्ज हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों में क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और अगर क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉब्लम आ गया यानी कि आपको बीमारी हो जाएगी, जिसको हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो ऐसी बीमारियां अगर देखें तो बहुत सारी होती है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप मतलब आपका जो होठ होता है ना, होठ वो साइड से फट गया होता है, और वो इतना फट गया होता है कि आपका जो मुंह है वो टेढ़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग को ऐसा होते हैं, हम आपको दिखाएंगे आगे। एल्बिनिज्म होता है, यानी कि प्रोटीन की कमी हो जाना, एक तरीके से वाइट बाल, वाइट चेहरा, पूरा एकदम सफ़ेद पड़ जाना। ठीक है ना। फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जो आरबीसी होते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, हेमोफीलिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। ये सब बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिसऑर्डर्स की अगर जो बात करते हैं, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से होती है, तो बिकॉज वी नो दैट, जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 मतलब 23 पेयर होते हैं। 46 क्रोमोसोम है, लेकिन पेयर में कितने हैं, जोड़ी में कितने हैं, उसके आधा, क्योंकि एक जोड़ी में 2 पेयर होते हैं ना, एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। और ये 23 पेयर्स में से 22 पेयर ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि जो भी हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं जिसके वजह से मेल एंड फीमेल बनने का चांसेस जो होता है ना, वो ये इस सेक्स क्रोमोसोम की वजह से आता है, जिसको एलोसोम्स भी बोलते हैं। क्लियर है। और क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा क्रोमोसोम मेल का है, कौन सा फीमेल का है। तो अगर हम बात करें कि फीमेल जो होती है ना, उसमें क्रोमोसोम जो होता है वो 44 नॉर्मल और एक्स, यानी कि 2x हो गया, तो 44 प्लस डबल एक्स इज द वुमेन क्रोमोसोम। याद रखना कि मतलब ऐसा क्रोमोसोम है तो वो फीमेल का है, और 44 प्लस एक्स वाई अगर दिख रहा है, यानी कि वाई अगर दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, तो ये मैन का है, मेल का है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अब शुरुआत करेंगे हम लोग कि क्रोमोसोम में कौन कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहला जो सिंड्रोम माना जाता है, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है हमारे क्रोमोसोम में जो होता है, उसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, तब जाके होता है। अब वो गड़बड़ क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये बीमारी होती है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि ये डिसऑर्डर के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि वी नो दैट कि हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है और हो जाता है 47 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 46, और इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज ए ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 21वां जो क्रोमोसोम रहेगा ना, जो 21वां पेयर रहता है, 21वां जोड़ी जो रहेगा, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो अगर
पेयर बोला यानी कि दो ही क्रोमोसोम होने चाहिए वो जोड़ी के अंदर, यानी 21st जो क्रोमोसोम रहेगा उसमें दो ही क्रोमोसोम होने चाहिए, यानी कि एक ये और एक ये दो क्रोमोसोम होना चाहिए। लेकिन एक क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है और ये 3 बन जाता है। 3 का जोड़ी को हम लोग बोलते हैं ट्रिसोमी, ठीक है ना, बोलते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो यहाँ पे एक तरीके से 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, एक्चुअल में 2 ही होने चाहिए लेकिन तीसरा भी आ जाता है, जिसके वजह से एक क्रोमोसोम हमारा बढ़ गया और 46 का 47 क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। तो यही बीमारी को, ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है जिसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है 21st पेयर के अंदर, हर सेल के अंदर, हमारे बॉडी के जितने भी सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा उसके पास आ जाता है, और इसके लिए यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो पाते हैं इंस्टेड ऑफ 46। तो ये बीमारी को हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें होता क्या, यूजुअली मेंटल रिटार्डेशन देखा गया है। जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, उसमें अक्सर देखा गया कि उसमें लाइक उनकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है, दिमाग से वो लोग ग्रो नहीं कर पाते, और उनकी जो लाइफ स्पैन होती है, यानी कि जो उनका उम्र होता है जीने का, बहुत ही छोटा होता है, जल्दी उम्र में, कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। सिम्टम्स क्या हो सकता है अगर ये डाउन सिंड्रोम किसी को हुआ है, तो कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं? तो सिम्टम्स जैसे कि शॉर्ट हाइट, उसकी हाइट रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। शॉर्ट वाइड नेक, यानी कि जो उनकी गर्दन होती है ना, आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही मोटी हो जाती है, ठीक है, लंबा गर्दन नहीं होगा, जैसे नॉर्मल में हमारा गर्दन कैसे नेक से और हमारे शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, लंबा गर्दन होता है, बट ये कंडीशन में शॉर्ट वाइड नेक हो जाता है। फ्लैट नोज, नाक एकदम चपटा हो जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में, चपटा हो जाता है। शॉर्ट फिंगर्स हो जाते हैं, स्कैंटी हेयर एकदम बिखरे हुए रहते हैं, एकदम गोल्डन जैसे हेयर हो जाते हैं, और हमारी जो लाइफ हो जाती है, मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है 16 से 20 साल, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश भी करें हम लोग इलाज से, तो 16 से 20 साल तक ही वो इंसान जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। तो ये था हमारा सबसे पहला डिसऑर्डर जिसका नाम था डाउन सिंड्रोम। अगला बात कर लेंगे दूसरा जो टाइप का सिंड्रोम या फिर बीमारी है जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो नॉर्मली इसमें 44+X लिखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा फीमेल के देखोगे तो 44+XX होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि एक X जो क्रोमोसोम है ये चला गया, यानी कि गायब हो गया, तो एक X की कमी हो जाएगी। तो एक्चुअल में कितना था हमारा, 46 था, लेकिन इसमें से एक कम हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, 45 क्रोमोसोम है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, फीमेल में होता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे क्रोमोसोम क्या दिया हुआ है 44+XX, तो XX यानी कि फीमेल्स में होता है ये वाला, और फीमेल्स में जो एक X क्रोमोसोम है वो गायब हो जाता है, तो क्या बचेगा, खाली सिर्फ 44+X बचेगा। तो ऐसा जो कंडीशन होता है जिसमें एक एब्सेंस हो जाता है ऑफ ओनली 1 X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, तो इसके वजह से एक बीमारी डेवलप हो जाती है फीमेल्स के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, करेक्ट है। और ऐसी ही वुमेन क्या होता है जिसको ये टर्नर सिंड्रोम बीमारी हो जाती है जो फीमेल को, तो वो वीमेन क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएगी, यानी कि उनके अंदर इम्प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही ग्रो नहीं कर पाएंगे तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, स्टेराइल हो जाते हैं वो लोग। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कुछ सिम्टम्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है नॉर्मल तौर पे, तो यही कुछ सिम्टम्स अक्सर देखने मिलता है। अगला बात करेंगे क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, इसकी अगर बात करें, ये एक ऐसी डिसऑर्डर होती है, ये खासकर मैन में होती है, मेल में, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा मेल क्या होता है, 44+X और Y होता है, करेक्ट है, ये आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक X क्रोमोसोम, आप देख पा रहे हो यहाँ पे XX आ गया, यानी कि 44 तो था लेकिन यहाँ पे 2X के साथ एक Y भी आ गया, यानी फीमेल का सिर्फ मेल का X और Y होना चाहिए, लेकिन एक X इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट एक 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आने की वजह से यहाँ पे जो क्रोमोसोमल कंडीशन है वो खराब हो जाता है और बन जाता है 44+XXY। तो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन यहाँ पे ये बीमारी हो जाती है मैन के अंदर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें होता क्या है कि मैन जो होता है वो भी सेक्सुअली स्टेराइल हो जाता है, यानी कि वो भी कभी फादर नहीं बन पाएंगे, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो दे कांट बी एबल टू रिप्रोड्यूस हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो फादर भी नहीं बन पाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टाइप के जो सिंड्रोम थे हमारे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है अगला टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजीज अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन। यानी कि अगर एक कोई जीन में, जैसे कि जीन्स होते हैं ना, तो कोई एक सिंगल जीन के अंदर अगर कोई भी तरीके का डिसऑर्डर आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है, तो ऐसे टाइप की बीमारी को हम लोग बोलते हैं मोनोजेनिक। मोनोजेनिक यानी सिंगल जीन में, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो एक ही जीन में होगा, इसके लिए मोनोजेनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये जो ऐसे डिसऑर्डर्स या फिर डिसीज होते हैं ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं, यानी कि जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारा जीन जो है डिफेक्टिव हो जाता है और
इसी को हम लोग, और एक ही जीन में हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, और भी कोई जीन में नहीं होगा, सिर्फ एक जीन में होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मोनोजेनिक डिसऑर्डर। एग्जांपल्स की अगर बात करें ऐसे डिसऑर्डर्स के, हचिनसंस डिसीज होता है, गैलेक्टियोसीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो आंख, स्किन और हेयर का ये जो कलर होता है ना, ये कलर एक पिगमेंट की वजह से होता है, और वो पिगमेंट होता है ब्राउन पिगमेंट या तो मेलानिन। हमारा खासकर स्किन का पिगमेंट मेलानिन की वजह से होता है, बाकी जो आंखों और स्किन में और हेयर में जो प्रेजेंट रहता है ब्राउन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ये डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो होता ये है कि हमारा जो बॉडी है, जो नेचुरल तरीके से पिगमेंट्स और मेलानिन जो प्रोड्यूस करता था ना, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो मेलानिन जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो कलर होगा वो फीका पड़ता जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो कलर है ना, ब्लैक हेयर हमारे ब्लैक है, हमारा जो स्किन है वो नॉर्मली गेहुआ कलर बोलते हैं ना, हम लोग ब्लैक मैन में आते हैं ना, इंडियंस को ब्लैक मैन कहते हैं। क्यों ब्लैक मैन कहते हैं, हम काले तो होते नहीं, लेकिन हमारा कलर जो है सावला होता है, गेहुआ कलर होता है, वो अंग्रेज लोग हमको बोलते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग के अंदर क्या होता है, वो उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उनके अंदर मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता, इसके लिए वो एकदम गोरे गोरे होते हैं, उनका बाल भी एकदम व्हाइट व्हाइट होता है, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। लेकिन हमारे में ये एक तरीके से बीमारी के रूप में आता है कि अगर ये डिसऑर्डर हुआ हमें, जिसका नाम है यहाँ पे एल्बिनिज्म, तो इसमें होगा क्या, हमारी बॉडी जो है मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और जब मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारी जो स्किन होगी, त्वचा जो होगी, वो फीकी पड़ती जाएगी, एकदम पेल हो जाएगी। पेल का मतलब होता है एकदम गोरा हो जाना, एकदम गोरा मतलब खून जैसा दिखने लगा, जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हेयर्स हमारे व्हाइट होने लगते हैं, आंख भी जो है लगभग पिंकिश कलर की, यानी कि जो आंखों का व्हाइटपन जो होता है ना, वो चला जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, रेटिना हमारा एकदम स्क्लेरा हो जाएगा, और मेलानिन पिगमेंट की कमी की वजह से। तो ये परेशानी होती है खासकर एल्बिनिज्म में, तो ये भी एक तरीके की डिसऑर्डर है, और इसमें भी बहुत सारी परेशानी देखने मिलती है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला डिसऑर्डर है मोनोजेनिक डिसऑर्डर का सेकंड टाइप, जो कि है सिकल सेल एनीमिया। तो जैसा मैंने बोला कि ये एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी होना, लेकिन नॉर्मल हेमोग्लोबिन में क्या होता है, जैसे हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आप देखोगे एक तरीके से रेड ब्लड कार्पस्कल्स होता है, साथ में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा रेड ब्लड कलर बनता है, ठीक है ना। और ये जो हेमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन में बात करें, इसके पास क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, जो कि छठा हमारा अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये रिप्लेस हो गया वेलाइन से, जो कि एक और हमारा टाइप का अमाइनो एसिड है, तो इसका क्या हो जाता है, इसके वजह से इसका शेप जो होता है ना हेमोग्लोबिन का, वो चेंज हो जाता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या चाहिए था उसको, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह पे अगर वलाइन आ गया, तो वलाइन के वजह से यहाँ पे हमारा जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो स्पेरिकल होता था, जो बायकॉन्केव होता था, बायकॉन्केव यानी कि इस तरह से, यहाँ पे डायग्राम में बता रहा हूँ, इस तरह से, जैसे कि हमारा आंख होता है ना, उस तरह से इसका शेप होता था, तो वो शेप बदल के कैसा हो जाएगा, सिक्कल जैसा हो जाएगा। सिक्कल मतलब कोयता, कोयता आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार का शेप हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन कैसा होता था, इस तरह होता था, लेकिन उसका शेप कैसा हो गया, अब इस प्रकार हो गया, कोई तो ऐसा शेप हो गया। दैट्स व्हाई ये कंडीशन में जो हमारा आरबीसी यानी कि जो ब्लड कार्पस्कल्स जो होते हैं ना, उसका शेप चेंज होकर सिकल शेप जैसा हो जाता है। दैट्स व्हाई ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। यानी सिकल सेल एनीमिया जब भी होता है तो इसके वजह से एक नुकसान ये होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ना हेमोग्लोबिन की, वो बहुत ही लो हो जाती है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, और एक बार जब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स होंगे वहां तक खून हमारा ऑक्सीजन के तहत नहीं पहुंच पाएगा, और एक बार ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा ब्रेन, लंग्स, किडनी, ये डैमेज भी हो सकता है, और डैमेज हो गया तो हम लोग की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक डिसीज माना जाता है, और ये एक हेरिडिटी डिसीज है। हेरिडिटी डिसीज का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे तक, यानी कि पेरेंट्स से लेके बच्चों तक ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन फैलने वाला डिसीज है, ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसके लिए इसको हेरिडिटरी डिसीज कहा जाता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए ऐसे लोग के बीच में मैरिज नहीं करवाए जाते हैं जो ऑलरेडी जिनको सिकल सेल एनीमिया हो। फॉर एग्जांपल एक मेल है, एक आदमी है और एक फीमेल है, दोनों को ही अगर सिकल सेल एनीमिया है या फिर दोनों एक दूसरे को कैरियर है, कैरियर मतलब क्या होता है कि हो सकता है ये मेल के फादर को रहा होगा या फिर मदर को रहा होगा सिकल सेल एनीमिया, लेकिन इसको नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी फीमेल से शादी करता है जो कि करियर होगी, यानी कि उसके भी माँ बाप को होगा या तो उसको खुद को होगा, तो ऐसे लोग में जब शादी होगा तो डेफिनेटली उसके जो बच्चे होंगे उसके अंदर डेफिनेटली ये बीमारी आएगी सिकल सेल एनीमिया बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी, क्योंकि ये चीज़ फैलने वाली बीमारी होती है।
ठीक है। तो इसके लिए मैरिज जो होता है ये ऐसे पर्सन्स के बीच में ना जो सफरिंग होते हैं या फिर करियर्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, वो अवॉइड करने चाहिए। मतलब ऐसे लोग के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनके बच्चे के अंदर डेफिनेटली ये बीमारी हो सकती है। ठीक है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है, सिम्टम्स आर द स्वेलिंग्स ऑफ हैंड, यानी कि हाथ पूरा सूज जाना दोस्तों, हाथ पैर सूज जाना, पेन होना, जॉइंट्स का पेन होना, फ्रीक्वेंट कोल्ड यानी ठंडी महसूस होना, बार बार खांसी आना, कॉन्स्टेंटली फीवर का आना, फेस जो होता है एकदम फीका पड़ जाना, यानी कि जो चेहरे की चमक और जो आपको कलर दिखेगा वो एकदम फीका पड़ जाएगा, हेमोग्लोबिन कंटेंट लो हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है लोगों को जो भी ये बीमारी से यहाँ पे जूझते हैं। और इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी तो एक ये मैंने बताया कि मैरिज आप अवॉइड कर सकते हो, किसके साथ? जो करियर है या फिर जिसको हुआ है ऑलरेडी। लेकिन आप एक नॉर्मल पर्सन से अगर शादी करते हो तो चांसेस ये है कि आपके बच्चे को ना हो, तो ये चीज़ अलाउेबल है। और रेमेडी, दूसरा रेमेडी ये है कि अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो उसको एक टैबलेट जो है फॉलिक एसिड का रेगुलरली लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ फॉलिक एसिड उसके चांसेस जो है सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं। तो ही शुड टेक ए टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली, ये आपको याद रखना है। तो ये था कुछ रेमेडी हमारे सिकल सेल एनीमिया का। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर जो है यहाँ पे बात करेंगे, जो कि है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या डिसऑर्डर हो सकता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए जीन्स प्रेजेंट है उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ चेंजेस आ गया, कुछ म्यूटेशन आ गया तो इसके अंदर परेशानी आ जाती है। और खासकर देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान, यानी कि जब मेल एंड फीमेल का संगम होता है तो वो टाइम पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल यानी कि ओवम जो होता है उसको अकेले ही यहाँ पे हैंडल करना पड़ता है। तो इसीलिए ओवम आ गया, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखा गया है? खासकर फीमेल में, यानी मदर्स में ही देखा गया। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जब भी होता है तो मदर में ही होता है। और ये लीवर हेरिडिटी ऑप्टिकल न्यूरोपैथी जो है एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर का, यानी कि मदर्स में जब लीवर पेन होता है तो ये खासकर देखा गया है कि मदर के अंदर, फीमेल्स के अंदर ये बीमारी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे जो कि है डिसऑर्डर्स अगर मल्टीपल जीन्स में हो जाए, क्योंकि इसके पहले जो हमने डिसऑर्डर्स देखा वो एक ही जीन में हो रहा था, सिंगल जीन में हो रहा था, इसके लिए उसको मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स कह रहे थे। लेकिन ये जो बीमारी है ये मल्टीपल जीन्स यानी बहुत सारे जीन्स में अगर होता है एक ही साथ, तो ऐसी बीमारी को, ऐसे डिसऑर्डर्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। तो इसमें क्या क्या हो जाता है कि जब भी कोई डिसऑर्डर्स अराइज होता है, म्यूटेशन मोर देन वन जीन यानी एक जीन से ज्यादा जीन में हो जाता है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम लोग पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होता है, ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना ये बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसा है तो फीटस यानी कि जो बच्चा वॉर्म में होता है, मदर के अंदर जब होता है तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स है इस टाइप के डिसऑर्डर्स की, जैसे कि क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है जो लिप होती है आपकी, जो होठ होते हैं ना आपके, तो वो होठ में एकदम दरार आ जाता है, मतलब साइड से एकदम कट गया होता है और आपका पूरा दांत वहां से दिखेगा। और आपको बोलने में जब आप बोलोगे ना तो अजीब सा दिखेगा वो चीज़, मतलब ऐसा लगेगा कि आपका वो चीज़ कट गया है, तो उसको क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। फिर कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, आपका बहुत ही लाइक स्टमक एकदम छोटा हो जाएगा। स्पाइना बिफिडा जो कि एक डिफेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो ऐसी कुछ बीमारियां देखने मिलती है। और खासकर बात करें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ओबिसिटी जिसको मोटापा बोलते हैं एक तरीके से, ये भी एक टाइप है हमारे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स का। और ये भी जनरेशन टू जनरेशन फैलता है, यानी कि अगर किसी पेरेंट्स को डायबिटीज, बीपी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, अस्थमा, ओबिसिटी होगा तो हो सकता है उनके बच्चे के अंदर भी ये चीज़ फैल पाए बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। यानी कि ये जो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये भी हेरिडिटी होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, ये होता है खत्म। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे होता है फाइनली कंप्लीट। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे आपको आज पढ़ाए हैं ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा। एंड टोटल यहाँ पे 5 लेक्चर लगे हम लोग को टोटल ये चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टिल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टिल 5th लेक्चर, उम्मीद करता हूं हर एक पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, हर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर हमारा समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर नंबर 14 हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्द से जल्द आप अटेंड कर लीजिएगा, उस चीज को बहुत डिमांड आ रहा है उसका, तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एंड ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।